मुख्यतः मैं आपका ध्यान एक बात पर आकर्षित करना चाहता हूं, और क्योंकि और कई चीज़ें होती रहीं पिछले 4-5 दिन में, तो वो बात एक तरीके से ढकी रही। आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ समय पहले ग्वालियर में काफ़ी भूमिहीन मजदूरों का एक जमावड़ा हुआ था एकता परिषद के बैनर तले, और पीवी राजगोपाल साहब जो एकता परिषद के अंदर इन मुद्दों पर कई वर्षों से काम करते रहे हैं और भूमि अधिग्रहण के मामलों में कई बार अपनी बातें उठाते रहे हैं, उन्होंने लोगों को बुलाया, सरकार के सामने कुछ अपनी डिमांड रखी, खासकर भूमि सुधार को लेकर। और उसके बाद कोई 20-25 हज़ार आदिवासी और बाकी भूमिहीन ग्वालियर से आगरा की तरफ उन्होंने कूच किया दिल्ली में आने के लिए। आगरा में जयराम रमेश जी उनसे मिले, ग्वालियर में भी मिले, और एक संतोषजनक बात हुई दोनों ग्रुपों के बीच में, और एक 11 पॉइंट के चार्टर पर एक हस्ताक्षर किए गए हैं, जिसका हम स्वागत करते हैं। उसमें ये भी कहा गया है कि भूमि सुधार के ऊपर सरकार एक कमेटी बनाएगी और ध्यान से विचार करेगी कि भले ही ये बात राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में है, लेकिन भारत सरकार कोशिश करेगी कि बहुत से जो लंबित मामले भूमि सुधार के पड़े हुए हैं उस पर तीव्र गति से काम हो, और भूमि सुधार कानून के साथ साथ, भूमि अधिग्रहण कानून के साथ साथ एक सशक्त रूप से संवेदनशील और अच्छी भूमि अधिग्रहण की नीति भी बने, और भूमि सुधार के कार्यक्रम आगे चल के अपने अपने राज्यों में हर जगहों पर अच्छी तरह से क्रियान्वित करें। इसके लिए हम जयराम रमेश जी का भी धन्यवाद करते हैं, और एकता परिषद का भी करते हैं कि उन्होंने इस एग्रीमेंट को माना। और जो कमेटी बनेगी उसमें मंत्री जी ने कहा है कि हर दिन ये लोग उस पर बैठक करेंगे, 7-8 लोगों की कमेटी होगी, और आशा है कि उससे कुछ ऐसे सुझाव निकलेंगे कि बहुत वर्षों से जो लंबित मुश्किलें पड़ी रही हैं भूमि सुधार में, उन पर एक आगे चल के कोई रास्ता मिलेगा। तो इतना ही मैं कहना चाहता था। आपके कुछ सवाल हों। See, Mr. Khurshid very clearly, if you had seen yesterday's press conference, has, I think, very effectively, with a lot of data, shown that the issues or the questions that were put in front of him through the expose that came in the Aaj Tak panel, he's been very effectively countered them and given his evidence. And I think after his press conference, it is quite clear that much of what was being said is perhaps not exactly true. The Uttar Pradesh government, I hear this morning, has also said that they will be instituting an inquiry. Mr. Khurshid and his wife has also said that they are approaching the court on issues of defamation. So I think since both these two avenues have now opened up, the inquiry as well as the court cases, I think we should leave it to both the inquiry and the court cases to decide what is right and what is not right. और कहा कि पूरे देश की जनता इस नंबर पे कॉल करे और जैसे ही वो रिसीवर उठे उस पे वो लोग अपने एंड से कहें चोर 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 चोर। क्या ये तरीका ठीक है? पहला क्वेश्चन। दूसरा सर, जो लिस्ट दिखाई गई उस लिस्ट में कई ऐसे नाम हैं जो लोग एग्जिस्ट ही नहीं करते, जिनको व्हील चेयर दिए गए, तो ये कानून मंत्री की कल्पेबिलिटी बनती है या नहीं बनती? देखिए, पहली चीज़ तो बड़े दुर्भाग्य की बात है कि ये कोई किसी भी जिम्मेदारान व्यक्ति द्वारा इस तरीके की हरकत करना थोड़ा सा बचकाना हरकत है। इसमें कुछ प्रूफ भी आप नहीं करते हैं, और बहुत से लोग हैं जो किसी भी अथॉरिटी को कुछ कहने से बाज नहीं आते, उनको एक मौका देने की बात है, तो कोई सीरियस अटेम्प्ट नहीं है, इसलिए इस पर मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा। एक मिनट, दूसरा सवाल था आपका। दूसरा सवाल ये कि कुछ ऐसे तथ्य बताए गए हैं कि कुछ लोग एग्जिस्ट करते हैं, नहीं करते हैं। मैंने सवेरे की केजरीवाल जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी थी, और उसके बाद मैंने बात की थी अपने लुईस खुर्शीद जी। वो बता रहे हैं कि वो मामला 2006 या 7 में एक कैंप होल्ड किया था, उससे संबंधित है। लेकिन ये भी है कि जो भी तथ्य सामने आए, अब अगर इंक्वायरी उत्तर प्रदेश सरकार ने ऑर्डर की है और उसके बाद ये सारा का सारा मामला डेफेमेशन केसेस के द्वारा कोर्ट्स के अधीन भी जाएगा, तो साफ है दोनों हमारे पास प्लेटफॉर्म बचते हैं। जिसके पास कोई सबूत है इसके समर्थन में या इसके खिलाफ में, मेरे ख्याल से अब आपको इंक्वायरी कमेटी के सामने जाना चाहिए। इंक्वायरी कमेटी होगी, कोर्ट्स होंगे, आपसे हमसे वो बेहतर माध्यम है ये तय करने के लिए कि इल्ज़ाम सही हैं या नहीं सही हैं। केजरीवाल की भाषा को लेकर आप लोग भी सवाल उठाते रहे। आज उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री अपने घर में बैठ के 7 आरसीआर में चाहे जो करते रहे, हम उनको प्रधानमंत्री मानते ही। देखिए, वो माने ना माने, देश तो उन्हें प्रधानमंत्री मानता है। सर, बेनी प्रसाद वर्मा ने आज लॉ मिनिस्टर को डिफेंड करते हुए कहा
कि 70 लाख ऐसा अमाउंट नहीं, बहुत मीगर अमाउंट है जिसके लिए कोई भी कैबिनेट मिनिस्टर अपने पॉलिटिकल करियर को स्टेक पे रखेगा। जब तक 300, 400, 500 करोड़ से ऊपर का मामला नहीं हो, कैबिनेट मिनिस्टर तो रिस्क करेगा ही। इस पे क्या कहना है? नहीं, ठीक है, देखिए ये उनका मत है, लेकिन हमारा ये कहना है कि बात चाहे 70 रुपये की हो, चाहे 700 की हो, चाहे 7,000 करोड़ की हो, अगर कोई सवाल आता है कि कोई गड़बड़ी पाई गई है तो गड़बड़ी होती है। इसलिए बात ये नहीं है कि वो 70 लाख का है या 70 करोड़ का है। बात ये है कि जो इल्ज़ाम लगाए गए हैं क्या उनके पीछे कुछ तथ्य हैं कि नहीं हैं, जो उसकी डिफेंस में बात कही जाती है उसमें मुद्दा है कि नहीं है, क्या उसमें कुछ पुख्ता बातें कही गई कि नहीं कही गई हैं। और मेरे ख्याल से सलमान जी ने जो अपना पक्ष कल रखा है वो बड़ा सशक्त पक्ष था, हमें उसको उस रूप में देखना चाहिए। बात 70 लाख या 70 करोड़ की नहीं है। अभी आपने कहा कि सलमान जी ने अपना पक्ष सख्त तरीके से रखा है और जांच हो रही है, तो इसके बाद अब इस्तीफे का सवाल ही नहीं उठता है या इस्तीफे लगता है? नहीं, देखिए सीधी बात है, जांच हो रही है, अगर जांच में कुछ निकलेगा तो उस समय देखा जाएगा। इस समय ना वो जांच में इंटरफेयर कर रहे हैं, बल्कि लुईस खुर्शीद ने तो खुद शायद 2-3 महीने पहले, एग्जैक्ट डेट मुझे नहीं मालूम है, उत्तर प्रदेश सरकार को भी लिखा था कि ये बातें कुछ सामने आई हैं, इस पर आप इंक्वायरी करिए। तो जो लोगों पे सवाल उठते हैं वो खुद ही चाहते हैं कि इंक्वायरी हो, ये उनका कॉन्फिडेंस भी दिखाता है। और अब इंतज़ार करना चाहिए, इंक्वायरी अगर ऑर्डर हुई है तो इंक्वायरी का जो रिजल्ट आएगा, ये सवाल उसके बाद वाजिब होते हैं। संदीप जी, जो जांच हो रही है उसमें इकोनॉमिक ऑफेंस भी जो उत्तर प्रदेश की है वो जांच कर रही है, और अरविंद केजरीवाल का कहना कि जांच नहीं हो रही, पूरी लीपापोती की जा रही है। जो सरकार आपको सपोर्ट कर रही है केंद्र में, कैसे वो निष्पक्ष जांच कर सकती है? देखिए, ये तो हर राज्य सरकार में, हर सरकार में कुछ नियम कायदे कानून होते हैं। किसी एक व्यक्ति को कौन सी सिस्टम पसंद है नहीं पसंद है, ये तो इस पर तो हम टिप्पणी नहीं कर सकते। जब आपको कोई प्रणाली बदलनी हो, इस देश में सीधे समझे तरीके हैं, आप सरकार में आइए, इस प्रणाली बदलिए, उसके बाद जो भी आप कानून ला सकते हैं ला सकते हैं। इस समय तो हर इंक्वायरी इस्टेब्लिश्ड नॉर्म्स और सिस्टम्स के अंदर ही होगी, और हुई है, पहले भी हुई है। तमाम केसेस आते रहते हैं, जाते रहते हैं, जो सिस्टम्स हैं उसके अंदर इंक्वायरी होती है, उन्हीं के अंदर इंक्वायरी होगी। देखिए, उनके तौर तरीके हैं, वो अपने तौर तरीके से काम कर रहे हैं। हर पॉलिटिकल पार्टी, हर पॉलिटिकल पर्सनालिटी को आज़ादी है अपने तौर तरीके इस्तेमाल करने की। कौन एनार्किस्ट है कौन नहीं है, ये तो देश की जनता तय करती है। क्या आप उनके एजुकेशन को जस्टिफाई करते हैं? जिस तरह से आपके यहाँ भी रोल बैक की मैंने प्रक्रिया शुरू हुई है, आप चुकी प्रोसेस शुरू हुआ है, आप कुछ मंत्रियों ने कहा कि हाँ इसमें लोगों को दिक्कत है, तो क्या आप उस पॉइंट पर इनको जस्टिफाई करते हैं? देखिए, एक दिल्ली में जो बिजली की दर तय होती हैं वो डीआरसी द्वारा एक प्रक्रिया के अंदर होती हैं। जब तय होती हैं रेट, उसके बाद लोगों की प्रतिक्रिया आती है, डीआरसी उसको दोबारा कंसिडर करती है। जिसका जो पक्ष होगा वो डीआरसी के सामने रखेगी, उसके बाद डीआरसी तय करेगी। पिछले एक डीआरसी चेयरमैन थे, उन्होंने रेट कम करने को सजेशन दिया था, वो रिपोर्ट गायब हो गई थी। दूसरी बात, कैग का एक डिसीजन लिया, कैबिनेट ने एक डिसीजन लिया था, दिल्ली गवर्नमेंट ने कैग से ऑडिट कराने का कंपनीज को। वो लेटर अभी जो कैबिनेट जो सेक्रेटरी हैं आपके, मतलब कि जो चीफ सेक्रेटरी हैं दिल्ली गवर्नमेंट के, वहाँ से कैग तक अभी पहुँचा नहीं है। उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वैसे ये तो आपको दिल्ली सरकार और दिल्ली कांग्रेस के प्रवक्ता से बात करनी चाहिए। नहीं, वैसे आप दिल्ली से नहीं, ठीक है, मैं यहाँ उस हैसियत से नहीं हूँ, मैं जो वडक्कन साहब ने मुझे हैसियत दी है उस हैसियत से हूँ। लेकिन फिर भी ये बात सीएजी की कोई ऑडिट रिपोर्ट की बात थी, मुझे भी मालूम है, उन्होंने पत्र लिखा था। ये सीएजी के ऊपर है। सीएजी कहती है कि प्राइवेट संस्थाओं को ऑडिट करना उसका मैंडेट नहीं है। अब वो भारत सरकार के ऊपर है, अगर वो सीएजी का मैंडेट चेंज करना चाहे, ये सीएजी बात करे भारत सरकार से, ये उनके बीच की बात है। पीपीपी को ऑडिट करने का माना गया है, और 49% जो गवर्नमेंट की कही है जी। कंपनीज हैं, उसमें 49% देखिए, ये आप सीएजी से पूछिए, आप सीएजी को लिखी गई है चिट्ठी, सीएजी क्यों ऑडिट कर रही है नहीं कर रही है, आप सीएजी से पूछिए। सीएजी का मैं प्रवक्ता नहीं हूँ। लिखी नहीं गई। कैश को वोट मामले में कोर्ट ने कहा है दिल्ली पुलिस से कि कौन असली बेनिफिशियरी इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए, और जो असल बेनिफिशियरीज है किसको फायदा पहुंच रहा है ये पता लगाना चाहिए। तो आपको लगता है कि आपकी पार्टी के लिए सेटबैक है? देखिए, ये एक कोर्ट में बात चल रही है, मामला कोर्ट के तहत है, लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स।
देखिए, it's different. Here this is a case where certain allegations were put on a trust that does not come directly under the domain of the work that Mr. Khurshid is doing. It's a trust in which he is only a chairperson. It's being done by other things, and there were certain queries put forward by a television channel. Right or wrong, that inquiry will decide. There was something that showed either direct interference or culpability in this sense, and therefore I think the cases are fairly different. In that sense, the defense that Mr. Salman Khurshid gave was fairly effective, and I think therefore there is, not every case is equal to every other case, and I think in the defense that he put over, and the fact that what is the culpability of a chairperson in a trust is very different from other forms of culpabilities. जी कल सलमान खुर्शीद जवाब देते देते कई बार जो है बहुत गुस्सा हो गए और एक बार उठ करके जाने लगे। उन्होंने कहा यू शट अप, यू गेट आउट, इस तरह की भाषा का प्रयोग करके उन्होंने पूरे देश में जो मैसेज दिया, क्या आपको नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी को इससे नुकसान हुआ है? देखिए, एक व्यक्ति पर जब आप व्यक्तिगत आक्षेप करेंगे तो कोई भी हो, कभी कभी होता है कि आदमी की नाराज़गी हो जाती है। अंततः महत्वपूर्ण क्या है, वो बैठे रहे, उन्होंने सारे सवालों का जवाब दिया, अपनी बात कही। मोमेंटरली कभी व्यक्तिगत आक्षेप में कुछ हो जाता है तो हो जाता है। हम सबको मालूम है कि सलमान जी ऐसे व्यक्ति हैं जो हमेशा अपना संयम रखते हैं, लेकिन कभी कभी व्यक्तिगत रूप से अगर आघात होता है तो उस बात को हमें थोड़ा सा तो उसको कि इतना लीवे तो एक व्यक्ति को जरूर देना चाहिए। नहीं, पार्टी के नुकसान की बात नहीं है, वो तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात है। कभी बात हो जाती है, मैं भी नाराज़ होता हूँ, कभी कभी नहीं होता हूँ। उससे मुझे नहीं लगता मेरे व्यक्तिगत कभी आचरण में अगर नाराज़गी आ जाए तो उससे पार्टी को कोई खामियाजा होगा। सॉरी, लेकिन कांग्रेस शामिल क्यों नहीं है इस बंद में? क्या कांग्रेस को लग रहा है कि मेरा अस्तित्व वहां पर नहीं है, या फिर कांग्रेस को डर है कि देखिए, इसकी मुझे पूरी जानकारी नहीं है। ये अगर आप हमारे बिहार यूनिट से पूछें तो वहीं से पता चलेगा। Salman Khurshid is the law minister of India, and you think it is morally incorrect for him to continue till the case is resolved? मैम, इसमें जी, Number two, the question is that you think that you also run an NGO, that all NGOs, their expenditure and functions should be through. ओके मैम, एक तो लॉ मिनिस्ट्री का इस इंक्वायरी से कोई सीधा इंटरफेरेंस नहीं है। ये उत्तर प्रदेश की सरकार करेगी और बाकी जो और इसके विंग्स हैं वो करेंगे और कोर्ट करेगी। तो लॉ मिनिस्ट्री का कोई इसमें इंटरफेरेंस है ही नहीं मैम। दूसरा, कानून मंत्री पर अगर कभी भी आरोप लगते तो ये तो आसान हो जाएगा कि कोई भी कानून मंत्री पे आप आरोप लगा दें। तो अगर कोई आपका एविडेंस हो डायरेक्ट इंटरफेरेंस का कि भाई उनके विभाग के कोई लोग कर रहे हैं या उत्तर प्रदेश सरकार में ये मंत्री होते, तो फिर भी ये सवाल वाजिब बनता। दूसरा मैम, आई डोंट ओन एनी एनजीओ। मैं एक गैर सरकारी संगठन में काम करता था और मेरी अपनी कोई भी न संस्था कभी थी और ना है। लेकिन मैम, जहाँ तक गैर सरकारी संगठनों की जवाबदेही की बात है, मैंने जब लोकपाल बिल पर चर्चा हुई थी तब भी मैंने कहा था कि गैर सरकारी संगठनों को भी ओपन रहना चाहिए। और मैं एक और चीज़ बता दूँ मैम, मैं गैर सरकारी संगठनों में भी अलग अलग तरीके की होती हैं। कुछ एक्टिविस्ट टाइप होती हैं, कुछ ज़मीन पर काम करती हैं, अलग अलग उनके स्वरूप होते हैं, लेकिन उनकी भी जवाबदेही उतनी होनी चाहिए जितनी किसी और संगठन की है जो पब्लिक फंड्स का इस्तेमाल करती है। Ma'am, actually, I don't want to comment much on their strategy, but their strategy keeps changing. If I not mistaken, some time back, I also heard that they will not move from Jantar Mantar till Lokpal is passed. So it happens. I think they strategically change their stand, and they are welcome to do what they feel like. It was reported last time that you played a very important role along with certain other people in bringing down Mr. Kejriwal's agitation. Are you still playing some important role in negotiating with Mr. Kejriwal? I didn't play any important role. I happen to have known him for a while, and therefore when the crisis was going on, somebody needed to establish a contact with him. I've always maintained that we only established a contact with him. And after that, the government took over, and Pranab Mukherjee Sahab and Salman ji and others were talking with him. So my role was only in terms of bringing two parties together. That's all. Are you doing something now? No such role now. Will you be doing if you were asked to? If I'm required to, it depends on what the party says.
Ma'am, they think they've been effectively answered by DLF and others. As far as Mr. Vadra's business activities is concerned, we always maintain he's a private individual. He's welcome to do what he feels like. The issue whether our state governments were involved in any quid pro quo or otherwise has been very clearly demonstrated in the DLF's statement, so nothing more to be said on that. Why are you refraining from attacking Mr. Kejriwal? Nobody is refraining from attacking Mr. Kejriwal, ma'am. When there are allegations that are worth responding to, one should respond. One shouldn't respond to just any and every allegation that is made. I don't think they are worth responding too much on, ma'am. Sir, I will draw your attention to a report which appeared yesterday in Indian Express. That was a front-page big trial report about 1962 war. Quoting Henderson Book's report, they say that it was the failure of military leadership, not of political leadership, which resulted into the defeat of 1962 war. Are you feeling relieved by this report that Pandit Nehru's name is cleared? Sir, it's not a matter of relief. I think 62 was a serious lesson that was learned both by our military and our political leadership for all to know. There is a report that gives various angles as to how it should have happened. So it's not a matter of relief. I don't think even then or now it was a matter of shifting blame. 62 war is a watershed in India's military history, and I think we should take it from the fact that we learned a lot of lessons and have become a better equipped, better managed and a more powerful military nation after that. Thank you.